क्षेत्र, इसमें इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक आते हैं। जी बिल्कुल। और इसमें देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि संसद को एक विशेष अधिकार है। अच्छा। हाँ, वो ये कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। चलिए तो फिर एक एक करके अनुच्छेदों को देखते हैं। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स। राज्यों का संघ। जी। इसके बाद आता है अनुच्छेद 2 जो नए राज्यों के निर्माण से संबंधित है, और अनुच्छेद 3 वो संसद को कुछ खास शक्तियां देता है। क्या शक्तियां हैं वो? देखिए, अनुच्छेद 3 के तहत संसद किसी भी राज्य की मतलब उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है। उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है और उसके नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। अच्छा, और फिर अनुच्छेद 4 उसका क्या महत्व है? अनुच्छेद 4 बहुत जरूरी है। वो ये साफ करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी संशोधन होगा, हाँ, उसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, मतलब इसे साधारण बहुमत से किया जा सकता है। ठीक है, ये तो हुआ भाग 1। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, जो नागरिकता यानी सिटीजनशिप से जुड़ा है। जी, इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक आते हैं। तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ से जो नागरिकता दी गई है उसका प्रावधान है। और यहाँ एक बात जानना बहुत जरूरी है। क्या? कि हमारे देश में एकहरी नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप, और ये हमने ब्रिटेन से लिया है। अच्छा, इसका मतलब हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य विशेष के नहीं, है ना? एकदम सही। अमेरिका की तरह नहीं, वहां तो दोहरी नागरिकता है। और भारत में नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। तो पहला कानून कब बना था? पहली बार कानून बना था 1955 में, जिसे हम नागरिकता अधिनियम 1955 कहते हैं। और नागरिकता का जो पंजीकरण है वो गृह मंत्रालय में होता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 6 की। ये परमिट रूल के बारे में, ये क्या था? हाँ, ये असल में पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता से जुड़ा है। ये 19 जुलाई 1948 को लागू हुआ था। अच्छा। इसके तहत मतलब ये व्यवस्था थी कि जो लोग संविधान बनने के बाद आएंगे उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी। एक कट ऑफ डेट थी। और अनुच्छेद 7? वो उन लोगों के लिए था जो स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए, लेकिन संविधान बनने से पहले लौट आए। उन्हें नागरिकता देने की बात कही गई। ठीक है। अनुच्छेद 8, 9 और 10 तो काफी सीधे लगते हैं। 8 कहता है कि विदेशी भ्रमण या नौकरी करने पर नागरिकता खत्म नहीं होगी। जी। और अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। मतलब एक समय पर एक ही नागरिकता। बिल्कुल। और अनुच्छेद 10 के अनुसार भारतीयों की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कि वो कोई देश विरोधी कार्य ना करें। और आखिर में अनुच्छेद 11 फिर से उसी बात पर जोर देता है। जी, कि नागरिकता संबंधी कानून सिर्फ और सिर्फ संसद ही बनाती है, गृह मंत्रालय इसे लागू करता है। चलिए, तो अब हम संविधान के शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक पर आते हैं, भाग 3, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। हाँ, अनुच्छेद 12 से 35 तक इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और ये अवधारणा हमने अमेरिका के संविधान से ली है। जी, और ये अधिकार वाद योग्य हैं। इसका मतलब है कि इन्हें संविधान द्वारा संरक्षण प्राप्त है। यानी अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है। ये बहुत बड़ी शक्ति है। अच्छा, मूल संविधान में तो सुना है 7 मौलिक अधिकार थे, पर अब 6 हैं। ये बदलाव कैसे हुआ? बिल्कुल। संपत्ति का अधिकार जो पहले अनुच्छेद 31 में था, उसे 44 में संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। ओह। अब इसे अनुच्छेद 300 क भाग 12 में रखकर एक विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। चलिए अब अनुच्छेदों को क्रम से समझते हैं। अनुच्छेद 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 में राज्यों की परिभाषा दी गई है। राज्यों की परिभाषा? मतलब कि ये मौलिक अधिकार किसके खिलाफ मिलते हैं। तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ तक कि LIC, NCERT, SSC जैसी संस्थाएं भी शामिल हैं। अच्छा, और अनुच्छेद 13? अनुच्छेद 13 बहुत ही शक्तिशाली है। ये कहता है कि कोई भी ऐसा कानून, चाहे वो पहले बना हो, अभी हो या भविष्य में बने, अगर वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो
उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा शून्य यानी कि वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। अब आते हैं अधिकारों के पहले समूह पर, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। जी, अनुच्छेद 14 में दो बातें हैं। पहली, विधि के समक्ष समानता, ये हमने ब्रिटेन से ली है। और दूसरी विधि के समान संरक्षण, ये अमेरिका से ली गई है। दोनों में बारीक फर्क है। ठीक है। अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जी, और अनुच्छेद 16 लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों में अफसर की समानता की बात करता है। इसी के अंतर्गत नियोजन में आरक्षण का प्रावधान भी है। फिर आता है अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत करता है, और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। लेकिन इसमें एक छूट भी है ना? मास्टर जी या फिर कर्नल, जनरल वगैरह। ठीक है। अगला समूह है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 तो बहुत ही व्यापक है। बहुत व्यापक है। अनुच्छेद 19 का में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। इसके कई हिस्से हैं। जैसे पहला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें बोलने की, भाषण देने की, मौन रहने की, मीडिया या प्रेस की और झंडा फहराने की स्वतंत्रता भी शामिल है। अच्छा। फिर है सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता भी इसी में है। जी हाँ, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता और कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। इसमें एक संपत्ति का अधिकार भी था शायद। हाँ, 19V में था, जो अब निरस्त हो चुका है और कानूनी अधिकार है, जैसा हमने पहले बात की। ठीक है। अब अनुच्छेद 20 ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। जी। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। जी। पहली, एक गलती की एक ही सजा मिलेगी। ठीक है। दूसरी, सजा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, न कि पहले या बाद में बने कानून के आधार पर। और तीसरी ये कि दोषी को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। इसके बाद आता है अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसे जीवन का अधिकार भी कहते हैं। हाँ, और ये बहुत विस्तृत है। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गरिमा के साथ जीने का अधिकार, निजता यानी प्राइवेसी, विदेश घूमने का अधिकार और यहाँ तक कि सोने की स्वतंत्रता भी शामिल है। सोने की स्वतंत्रता भी? जी, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बहुत व्यापक व्याख्या की है। और यहीं ये भी ध्यान दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT का गठन 2010 में हुआ और स्वच्छ पर्यावरण और पेयजल उपलब्ध कराना भी सरकार का दायित्व है। एक और बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 21 का। जी, अनुच्छेद 21 का। इसे 86वें संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। और ये क्या कहता है? यह 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। अच्छा, अब आते हैं अनुच्छेद 22 पर, जो गिरफ्तारी से संरक्षण देता है। हाँ, इसमें भी 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहला, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। ठीक है। दूसरा, 24 घंटे के अंदर इसमें आने जाने का समय नहीं गिना जाएगा, न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। और तीसरा, गिरफ्तार व्यक्ति को अपने मनपसंद वकील रखने का अधिकार है। लेकिन इसमें एक निवारक निरोध अधिनियम का भी जिक्र आता है। वो क्या है? हाँ, वो इसका एक अपवाद है। यह एक विशेष कानून है जिसके तहत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता है। मतलब शक के आधार पर? यूं समझिए, इसमें बिना वकील, बिना कारण बताए अधिकतम 3 महीने तक नजरबंद कर सकते हैं। ये एक काफी विवादित प्रावधान रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों की ओर। बिल्कुल, और ये दोनों ही विषय बहुत दिलचस्प हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार से। हमारे स्रोतों में इसका जिक्र है अनुच्छेद 23 और 24 में। सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है, पर इसके अंदर की परतें क्या हैं? मतलब इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। अनुच्छेद 23 वो सीधे सीधे 2 चीजों पर रोक लगाता है, बलात्श्रम और बेगारी। हाँ, फोर्स्ड लेबर यानी किसी से जबरदस्ती काम करवाना, और बेगारी यानी बिना कोई वेतन दिए काम करवाना। और ये प्रथा मतलब आजादी से पहले तो बहुत ही आम थी, खासकर जमींदारी व्यवस्था में। अच्छा। तो एक तरह से यह अनुच्छेद हर भारतीय को गरिमा के साथ काम करने का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 24 वो तो शायद बच्चों पर केंद्रित है ना? बिल्कुल, वो कहता है कि 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें किसी भी कारखाने या खदान या किसी भी दूसरे खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता।
ये सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि भारत के भविष्य को सुरक्षित करने जैसा है। एकदम सही। यह उस सोच को खत्म करता है जहां बच्चों के बचपन को काम में झोंक दिया जाता था। ठीक है, तो इसके बाद हमारे स्रोत हमें ले जाते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की ओर, अनुच्छेद 25 से 28 तक। और भारत जैसे विविधता वाले देश के लिए तो ये कह सकते हैं संविधान की बुनियाद का एक मजबूत स्तंभ है। इसमें संतुलन की बात बहुत की जाती है। हाँ, और वो संतुलन बहुत आकर्षक है। देखिए, अनुच्छेद 25 हर एक व्यक्ति को मतलब व्यक्तिगत तौर पर अपने धर्म को मानने की आजादी देता है, मानने, उस पर चलने और उसका प्रचार करने की। ये एक पर्सनल राइट है। और फिर अनुच्छेद 26। फिर आता है अनुच्छेद 26 जो धार्मिक समूहों को जैसे मंदिर, मस्जिद या मठों को सामूहिक रूप से अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है। अच्छा, तो एक व्यक्तिगत और दूसरा सामूहिक, बिल्कुल दोनों न रखा गया है। और फिर अनुच्छेद 27 और 28 ये दोनों राज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को और पक्का करते हैं। कैसे? अनुच्छेद 27 कहता है कि धर्म के लिए जो पैसा मैनेज किया जाता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हाँ। और अनुच्छेद 28 साफ करता है कि सरकारी स्कूलों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब राज्य और धर्म के बीच एक स्पष्ट रेखा। एकदम। और इसी से जुड़ा हुआ है अल्पसंख्यकों की संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। हाँ, ये भारत की खूबसूरती को बचाने का एक कह सकते हैं संवैधानिक कवच है। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? वो कहता है कि किसी भी अल्पसंख्यक को उसकी भाषा, लिपि या संस्कृति के आधार पर किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। और फिर अनुच्छेद 30 उन्हें अपनी पसंद का शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है। ये तो बहुत बड़ा कदम है विविधता को बनाए रखने के लिए। बिल्कुल, ये एक संदेश है कि भारत में हर संस्कृति का सम्मान है। अब आते हैं एक ऐसे अनुच्छेद पर जो किसी जमाने में काफी चर्चा में था, अनुच्छेद 31, संपत्ति का अधिकार। हाँ, जो अब एक मूल अधिकार नहीं है। यही सवाल है, ये इतना बड़ा बदलाव क्यों और कैसे हुआ? देखिए, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। इसके पीछे दशकों का एक तरह का संघर्ष था। संघर्ष किसके बीच? सरकार और न्यायपालिका के बीच। आजादी के बाद सरकार जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार जैसे बड़े सामाजिक बदलाव लाना चाहती थी। ताकि जमीन कुछ लोगों के हाथ से निकलकर आम किसानों तक पहुंचे। बिल्कुल, लेकिन यहाँ सरकार की सामाजिक न्याय की नीति और नागरिकों के संपत्ति के मूल अधिकार के बीच सीधी टक्कर हो रही थी। मतलब सरकार जमीन लेना चाहती थी और लोग कहते थे कि ये हमारा मूल अधिकार है। एकदम सही। कई सालों तक संसद और सुप्रीम कोर्ट में इसी बात पर खींचतान चलती रही। तो फिर समाधान क्या निकला? अंत में 1978 में 44वें संशोधन के जरिए सरकार ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से ही हटा दिया। और उसे कहाँ रखा गया? अब ये अनुच्छेद 300 क के तहत सिर्फ एक कानूनी या कहीं विधिक अधिकार है। जिसका मतलब ये है कि सरकार कानून का पालन करके आपकी संपत्ति ले सकती है, मनमाने ढंग से नहीं। बिल्कुल। इस एक बदलाव ने भारत के समाजवादी झुकाव को एक तरह से स्पष्ट कर दिया। वाह, ये तो सिर्फ एक अनुच्छेद का हटना नहीं बल्कि एक पूरी राजनीतिक और सामाजिक कहानी है। सही बात है। अब आते हैं उस अनुच्छेद पर जिसे बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, अनुच्छेद 32। ऐसा क्या है इस अनुच्छेद में? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपको बहुत सारे अधिकार दे दिए गए, लेकिन अगर उन अधिकारों के उल्लंघन पर आप कहीं शिकायत ही नहीं कर सकते तो उन अधिकारों का क्या मतलब? वो तो बस कागज पर लिखी अच्छी बातें रह जाएंगी। बिल्कुल। अनुच्छेद 32 इसी समस्या का समाधान है। कैसे? ये खुद एक मूल अधिकार है जो कहता है कि अगर आपके किसी भी मूल अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अच्छा, सीधे सुप्रीम कोर्ट? हाँ, हाई कोर्ट जाने का विकल्प तो अनुच्छेद 226 के तहत है ही। ये अधिकार बाकी सभी अधिकारों को लागू करने की गारंटी देता है। और इसीलिए अंबेडकर ने इसे आत्मा कहा। हाँ, क्योंकि इसके बिना संविधान का शरीर कह सकते हैं बेजान होता। तो एक बार जल्दी से मूल अधिकारों के वर्गीकरण को दोहरा लेते हैं जैसा हमारे स्रोत की टेबल में दिया गया है। हाँ, जरूर। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सही। फिर शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29-30 और अंत में संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। बिल्कुल। और ये भी याद रखना जरूरी है कि ये अधिकार असीमित नहीं है। मतलब इन पर कुछ सीमाएं भी हैं। हाँ,
जैसे अनुच्छेद 33 संसद को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सेना, मीडिया और गुप्तचरों के मूल अधिकारों को सीमित करने की शक्ति देता है। और अनुच्छेद 34 उसके तहत भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून यानी मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था भाग 3। अब हम संविधान के एक बिल्कुल अलग हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां अधिकार नहीं बल्कि निर्देश हैं। सही पकड़ा। भाग 4 यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 तक। हाँ, जिन्हें डीपीएसपी भी कहते हैं, और ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और इनका उद्देश्य क्या है? इनका मुख्य उद्देश्य है भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाना। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अगर ये सरकार के लिए निर्देश हैं और सरकार इन्हें पूरा ना करे तो क्या कोई नागरिक कोर्ट जा सकता है? यही तो सबसे दिलचस्प बात है, और इसका जवाब है नहीं। नहीं, ये वाद योग्य नहीं है। मतलब आप इन्हें लेकर कोर्ट नहीं जा सकते। अच्छा। इसी पर केटी शाह का वो प्रसिद्ध कथन है कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की मर्जी पर ही भजाया जा सकता है। तो फिर इन्हें संविधान में रखने का मतलब क्या था? ये तो बस एक नैतिक मार्गदर्शन की तरह हो गए। बिल्कुल, ये एक नैतिक जिम्मेदारी है, और लोकतंत्र में हर 5 साल में जनता की अदालत तो लगती ही है ना? सही बात। अगर सरकार इन लक्ष्यों पर काम नहीं करती तो जनता उसे चुनाव में सबक सिखा सकती है। तो चलिए कुछ प्रमुख निर्देशक तत्वों को देखते हैं। अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है। हाँ, और अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत है। और इसी में बाद में 42वें संशोधन से अनुच्छेद 39 क जोड़ा गया। 39 का? हाँ, 39 क, जो निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करता है ताकि न्याय सबके लिए सुलभ हो। बिल्कुल। अनुच्छेद 40 तो बहुत ही प्रसिद्ध है, पंचायती राज का गठन। हाँ, ये गांधीवादी विचारधारा का प्रतीक है। और अनुच्छेद 44 भी आजकल बहुत चर्चा में है, समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाँ, काफी चर्चा में है। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये सबसे पहले गोवा में और उसके बाद उत्तराखंड में लागू हुआ। और ये विवादास्पद इसलिए है क्योंकि इसका लक्ष्य है कि शादी, तलाक जैसे मामलों में सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून हो, जिससे इसकी टक्कर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से होती है। एकदम। बच्चों की शिक्षा से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 45। हाँ, ये 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, पोषाहार और स्वास्थ्य देखभाल का प्रावधान करता है। और भी कई महत्वपूर्ण निर्देश हैं, जैसे अनुच्छेद 47। हाँ, अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर को ऊंचा करने और शराब जैसे नशीले पदार्थों पर रोक की बात करता है। अच्छा, और अनुच्छेद 48? वो कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने के साथ साथ दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक की बात करता है। पर्यावरण संरक्षण भी इसमें शामिल है। हाँ, वो बाद में जोड़ा गया। अनुच्छेद 48 क में वन, पर्यावरण और वन्य जीवों के संरक्षण की बात है। और भी हैं? हाँ, अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की, और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। तो ये थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब अंत में आते हैं भाग 4 क पर, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। एक दिलचस्प बात यह है कि ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, इन्हें बाद में जोड़ा गया। हाँ, 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और इसका स्रोत रूस था, उस समय का सोवियत संघ। हाँ, तो शुरुआत में कितने कर्तव्य थे? मूल संविधान में तो 0 थे। 1976 में 10 कर्तव्य जोड़े गए। और वर्तमान में कुल 11 हैं। 11वां कर्तव्य, जो शिक्षा से संबंधित है, वो 2002 में 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और क्या ये भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तरह वाद योग्य नहीं है? बिल्कुल। इन्हें भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। इन्हें प्रभावी बनाने के लिए 1993 में J.S. वर्मा समिति का गठन किया गया था। तो ये एक तरह से नागरिकों के लिए नैतिक दिशा निर्देश है। सही पकड़ा। तो आज की इस चर्चा में हमने मूल अधिकारों को पूरा किया, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को समझा और मौलिक कर्तव्यों पर भी नजर डाली। हाँ, अधिकार, निर्देश और कर्तव्य, इन तीनों के बीच का जो रिश्ता है वो हमने देखा। बहुत। भाग 5 संघ संविधान का सबसे बड़ा भाग है। यहाँ हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद को ट्रिक्स के साथ देखेंगे। हाँ, और ये भाग अनुच्छेद 52 से 151 तक फैला है। काफी बड़ा है, और ये हमारे देश की केंद्रीय सरकार की पूरी रूपरेखा तय करता है। चलिए इसके पीछे की सोच को समझते हैं। बिल्कुल।
आज हम सिर्फ अनुच्छेद नहीं रटेंगे बल्कि उनके पीछे का क्यों भी समझेंगे और हाँ, कुछ ऐसी ट्रिक्स देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए तो वरदान है ही। पर एक आम नागरिक को भी हमारे देश का ढांचा समझने में मदद करेंगी। एकदम सही। तो सबसे पहले आते हैं भारत के राष्ट्रपति, देश के प्रथम नागरिक। इनके पद, चुनाव और शक्तियों से जुड़े अनुच्छेदों को याद करने के लिए एक बड़ी मशहूर एक एक्रोनिम है। हाँ, एक ट्रिक है जो अनुच्छेद 52 से 61 तक को कवर करती है। ट्रिक है प का नी को का दू यो द श। ये एक्रोनिम मतलब ये संक्षिप्त नाम बहुत काम का है। चलिए इसे खोलते हैं। प से है अनुच्छेद 52, राष्ट्रपति का पद, मतलब भारत का एक राष्ट्रपति होगा जी। और का से है अनुच्छेद 53, कार्यपालिका का प्रधान। इसका मतलब है कि संघ की सारी कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। हाँ, लेकिन वो नाम मात्र के प्रधान हैं। असली शक्ति प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद के पास होती है। ठीक है, इसके बाद आता है नी से अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन। और ये एक बहुत दिलचस्प प्रक्रिया है। हाँ, इसमें कौन कौन वोट डालता है? इसमें लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य ही वोट डालते हैं। अच्छा, तो मनोनीत सदस्य नहीं? जी नहीं, मनोनीत सदस्य यानी नॉमिनेटेड मेंबर्स इसमें हिस्सा नहीं लेते। ये सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति का चुनाव सीधे तौर पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा हो। और चुनाव जीतने के लिए एक खास कोटा होता है ना? हाँ, बिल्कुल। यहीं पर ट्रिक का अगला हिस्सा आता है। को से अनुच्छेद 55, निर्वाचन का कोटा। 50% + 1। सही। यह सिर्फ सबसे ज्यादा वोट पाना नहीं है, बल्कि कुल डाले गए वोटों का 50% + 1 वोट हासिल करना होता है। इससे राष्ट्रपति की वैधता और मजबूती सुनिश्चित होती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति चुन लिए गए। अब उनका कार्यकाल। ट्रिक में अगला का इसी के लिए है, अनुच्छेद 56, कार्यकाल, जो कि 5 वर्ष का होता है। और दू से अनुच्छेद 57, जो कहता है कि कोई भी व्यक्ति दोबारा निर्वाचन के लिए पात्र है। भारत में इस पर कोई सीमा नहीं है। अमेरिका की तरह नहीं, जहां कोई 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। बिल्कुल। अब बात करते हैं योग्यता की। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या शर्तें हैं? ये ट्रिक के यो से जुड़ा है। हाँ, यो यानी अनुच्छेद 58, योग्यता। इसमें मुख्य बातें हैं, व्यक्ति भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और एक और महत्वपूर्ण शर्त है जी, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। ये इसलिए ताकि केवल गंभीर उम्मीदवार ही चुनाव में खड़े हों। सही बात है। और ट्रिक के आखिर में है द श म। इनका क्या मतलब है? द से है अनुच्छेद 59, दशाएं या शर्तें, जैसे कि वो किसी लाभ के पद पर न हो या पागल या दिवालिया घोषित न हो। और श से अनुच्छेद 60, शपथ, जो उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण म से अनुच्छेद 61, महाभियोग, इम्पीचमेंट। हाँ, इम्पीचमेंट। महाभियोग को एक बहुत जटिल प्रक्रिया कहा जाता है। ऐसा क्यों है? यह प्रक्रिया इतनी जटिल इसलिए बनाई गई है ताकि देश के सर्वोच्च पद को किसी राजनीतिक कारण से आसानी से अस्थिर न किया जा सके। राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 जैसे भारी बहुमत की जरूरत होती है, जो हासिल करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। और अंत में एक और अनुच्छेद है 62, जो कहता है कि राष्ट्रपति का पद खाली होने पर 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। तो ये तो हुई राष्ट्रपति की बात। अब आते हैं उपराष्ट्रपति पर। इनके लिए भी कोई ट्रिक है? हाँ, एक छोटी और सीधी ट्रिक है, उसरा निकास। उसरा निकास। जी, यह अनुच्छेद 63 से 69 तक के लिए है। उ से अनुच्छेद 63, उपराष्ट्रपति का पद। स से अनुच्छेद 64, जो कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। असल में यही उनका मुख्य काम है। और रा से है अनुच्छेद 65। इसका मतलब है कि अगर राष्ट्रपति का पद किसी कारण से खाली हो तो उपराष्ट्रपति एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे। यहाँ मुझे एक सवाल पूछना है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट देता है? क्या ये राष्ट्रपति चुनाव जैसा ही है? यह एक बहुत अच्छा सवाल है और यही एक बड़ा अंतर है। ट्रिक में नी से है अनुच्छेद 66, निर्वाचन। अच्छा।
इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य यानी निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेते हैं। विधानसभा के सदस्य इसमें वोट नहीं करते। इसके पीछे कोई तर्क है? हाँ, तर्क यह है कि चूंकि उपराष्ट्रपति का मुख्य काम राज्यसभा की अध्यक्षता करना है, इसलिए केंद्रीय विधायिका के सदस्य ही उन्हें चुनते हैं। ये तो बहुत तार्किक बात हुई। ट्रिक में आगे का और सा है। का से अनुच्छेद 67 कार्यकाल जो 5 वर्ष का होता है, और स से 2 अनुच्छेद जुड़े हैं। अनुच्छेद 68 जो चुनाव का सही समय तय करता है, और अनुच्छेद 69 जो उनकी शपथ से जुड़ा है, जो उन्हें राष्ट्रपति दिलवाते हैं। जी। तो हमने कार्यपालिका के शीर्ष 2 पदों को समझ लिया, लेकिन ये अकेले काम नहीं करते। इन्हें सलाह कौन देता है और इनके फैसलों को लागू कौन करता है? बिल्कुल, यहीं पर प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की भूमिका आती है। लेकिन उस पर आने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न देखते हैं जो हमारे संविधान की आत्मा को दिखाता है। अच्छा। अनुच्छेद 72 ये राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है। हाँ, ये तो हमने कई बार खबरों में सुना है। मतलब वो मौत की सजा तक को माफ कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी न्यायिक शक्ति है। बिल्कुल। अब देखिए जादू, अगर हम अनुच्छेद 72 में 89 जोड़ दें तो क्या मिलेगा? 72 में 89। 72 प्लस 89 बराबर 161। 161। अनुच्छेद 161 में ठीक यही क्षमादान की शक्ति राज्य के राज्यपाल को दी गई है। अरे वाह, तो ये पैटर्न एक तरह का संवैधानिक खाका है। मतलब एक बार केंद्र का स्ट्रक्चर समझ लिया तो राज्य का अपने आप साफ हो जाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं बल्कि संविधान बनाने वालों की सोच है। जी, वे केंद्र और राज्य में एक जैसी सुसंगत शासन प्रणाली चाहते थे। ये हमारे संघीय ढांचे की नींव है, जिसे हम इस बातचीत में बार बार देखेंगे। जैसे अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके मुखिया प्राइम मिनिस्टर होंगे। अब आप अंदाजा लगाइए। ठीक है, तो अनुच्छेद 74 अगर मैं इसमें 89 जोड़ूं, 74 प्लस 89 बराबर 163। तो अनुच्छेद 163 में राज्यों के लिए ऐसा ही कुछ होगा। एकदम सही। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। यही पैटर्न अनुच्छेद 75 पर भी लागू होता है, मंत्रियों की नियुक्ति से जुड़ा। हाँ। 75 प्लस 89 बराबर 164 जो राज्यपाल द्वारा राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति की बात करता है। कमाल है। इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण पद आता है महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल का। हाँ, अनुच्छेद 76 ये देश के सबसे बड़े कानून अधिकारी होते हैं जो सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। जी, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रहते हैं। मतलब इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। मैंने सुना है कि इनके पास एक अनोखी शक्ति होती है। वो संसद का हिस्सा न होते हुए भी वहां की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। ये बात अनुच्छेद 88 में कही गई है। ये थोड़ा अजीब है ना? अजीब लगता है, लेकिन इसका उद्देश्य ये है कि जब भी संसद में किसी कानूनी या तकनीकी बिल पर चर्चा हो तो सरकार का पक्ष रखने के लिए देश का सबसे बड़ा कानूनी दिमाग वहां मौजूद हो। मतलब वे बोल सकते हैं, बहस में हिस्सा ले सकते हैं। जी, लेकिन वोट नहीं कर सकते क्योंकि वे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं। और मैं शर्त लगा सकता हूं कि यहां भी प्लस 89 वाला पैटर्न काम करता होगा। आपकी शर्त आप जीत गए। 76 प्लस 89 बराबर 165। 165। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल का प्रावधान है। वही भूमिका, वही शक्तियां, बस राज्य के स्तर पर। तो अब तक हमने कार्यपालिका को समझा, अब आते हैं विधायिका पर, यानी हमारी संसद, जहां देश के कानून बनते हैं। संसद के लिए भी एक बहुत सरल और प्रसिद्ध ट्रिक है, सरला। सरला? हाँ, ये अनुच्छेद 79, 80 और 81 के लिए है। स से अनुच्छेद 79 संसद जो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। रे से राज्यसभा। अनुच्छेद 80 राज्यसभा हमारा उच्च सदन, और ला से अनुच्छेद 81 लोकसभा यानी निम्न सदन। और मुझे लगता है कि केंद्र और राज्य की समानता वाला पैटर्न यहां भी लागू होता होगा। बिल्कुल, आप कोशिश कीजिए, अनुच्छेद 79 में 89 जोड़कर देखिए। ठीक है, 79 प्लस 89 बराबर 168। ये राज्य के विधानमंडल का अनुच्छेद होगा। सही। और अनुच्छेद 80 यानी राज्यसभा में 89 जोड़ें तो 80 प्लस 89 बराबर 169। ये विधान परिषद के बारे में होगा शायद। बहुत बढ़िया।
और आखिरी अनुच्छेद 81 लोकसभा में 89 जोड़ने पर मिलता है 81 + 89 = 170। जो विधानसभा की गठन की बात करता है। जी, ये पैटर्न कितना सुंदर और तार्किक है। तो संसद बन गई। अब ये काम कैसे करती है? सत्तर कौन बुलाता है? ये शक्ति अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति के पास है। वही संसद का सत्र बुलाते हैं, सत्रावसान करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। लेकिन सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए एक न्यूनतम उपस्थिति जरूरी है। हाँ, जिसे कोरम कहते हैं। कोरम, सही। अनुच्छेद 100 में गणपूर्ति या कोरम का जिक्र है। ये वैसा ही है जैसे किसी क्लास को शुरू करने के लिए कम से कम कुछ छात्रों का होना जरूरी है, ताकि कुछ गिने चुने सदस्य ही मिलकर देश के लिए कोई बड़ा फैसला ना ले लें। बिल्कुल। ये संख्या कुल सदस्यों का 110 होती है। मतलब लोकसभा के लिए लगभग 55 और राज्यसभा के लिए 25 सदस्य। ठीक है, तो संसद का सत्र शुरू हो गया, कोरम भी पूरा है। अब कानून कैसे बनता है? मान लीजिए किसी बिल पर लोकसभा और राज्यसभा में सहमति नहीं बन पा रही, तब क्या होता है? ऐसी स्थिति के लिए संविधान में एक रास्ता है। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन, जॉइंट सेशन। जी, राष्ट्रपति दोनों सदनों की एक साथ बैठक बुलाते हैं, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं। क्योंकि लोकसभा में सदस्य संख्या ज्यादा है, तो आमतौर पर फैसला उसी के पक्ष में जाता है। सही। और मैंने धन विधेयक यानी मनी बिल के बारे में भी सुना है, जिसे लेकर राज्यसभा की शक्तियां बहुत सीमित हैं। हाँ, अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। ये सरकार के खर्चों और टैक्स से जुड़ा होता है। इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। और राज्यसभा इसे सिर्फ 14 दिनों तक रोक सकती है। हो जाता है तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है। उनके पास क्या विकल्प होता है? अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने की शक्ति देता है, जिसे हम वीटो पावर भी कहते हैं। वे बिल को मंजूरी दे सकते हैं, उसे रोक सकते हैं या फिर पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज सकते हैं। और यहाँ भी हमारा +89 का नियम काम करता है। 111 + 89 = 200। अनुच्छेद 200 राज्यपाल को राज्य के विधेयकों पर अनुमति देने की शक्ति देता है। अब बात करते हैं बजट की। मजेदार बात यह है कि हमारे संविधान में बजट शब्द है ही नहीं। ये सच है। अनुच्छेद 112 में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। ये सरकार की साल भर की आमदनी और खर्चों का लेखा जोखा होता है। यहाँ पैटर्न में कोई बदलाव है? हाँ, एक छोटा सा बदलाव है। राज्य के बजट के लिए हम 89 की जगह 90 जोड़ते हैं। अच्छा। 112 + 90 = 202, जो राज्य के बजट का प्रावधान करता है। और इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत शक्तिशाली अनुच्छेद आता है, 123, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये क्या है? अध्यादेश या ऑर्डिनेंस एक तरह का अस्थायी कानून होता है। अस्थायी? हाँ, ये तब इस्तेमाल होता है जब संसद सत्र में न हो और किसी कानून की तत्काल जरूरत पड़ जाए, तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जिसकी शक्ति संसद के कानून के बराबर होती है। इसे याद रखने की भी कोई ट्रिक है? हाँ, एक बहुत मजेदार ट्रिक है। अनुच्छेद है 123। अगर हम इसके अंकों की जगह बदल दें, मतलब 2 को पहले ले आए, तो ये बन जाता है 213। और अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो हमने भाग 5 के एक बड़े हिस्से को कवर किया, राष्ट्रपति से लेकर संसद की शक्तियों तक, और इन आसान ट्रिक्स और पैटर्न के साथ जो इन्हें समझने में वाकई मदद करते हैं। हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट, सीएजी और फिर चलेंगे राज्यों की तरफ। यहाँ राज्यपाल और हाई कोर्ट के लिए बहुत शानदार ट्रिक्स हैं। चलिए तो इस चर्चा को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देश की सर्वोच्च न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उससे जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को समझेंगे। और इसमें एक बहुत दिलचस्प ट्रिक भी है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के गठन के अनुच्छेद को याद रखने में मदद करेगी, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। बिल्कुल, ये अनुच्छेद सिर्फ नंबर नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की, आप कह सकते हैं, नींव के पत्थर हैं। और इन्हें समझना खासकर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ क्या है ये ना बताएं, बल्कि ये क्यों है इस पर भी थोड़ी बात करें। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 124 से। ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन के बारे में है। एक तरह से ये सुप्रीम कोर्ट का जन्म प्रमाण पत्र है। और यहीं पर वो ट्रिक आती है जिसकी मैं बात कर रहा था। देखिए, अनुच्छेद है 124। अगर हम इसके अंकों को थोड़ा फेरबदल करें तो 124 से बनता है 214। और अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए हाई कोर्ट के गठन से संबंधित है। मतलब एक अनुच्छेद याद किया
तो दूसरा मुफ्त में याद हो गया। ये तो याद रखने का एक बहुत ही शानदार तरीका है और ये दिखाता है कि संविधान बनाने वालों ने भी एक तार्किक संरचना का पालन किया है। केंद्र और राज्य की संस्थाओं में अक्सर ऐसी समानताएं देखने को मिल ही जाती हैं। अच्छा, स्थापना के बाद आता है अनुच्छेद 125, जिसमें जजों के वेतन के बारे में बताया गया है। ये सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, पर क्या इसके पीछे भी कोई गहरा मतलब है? मतलब सिर्फ एक तथ्य के तौर पर याद रखना काफी है या इसमें कोई कॉन्सेप्ट छुपा है? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ सैलरी की बात नहीं है, ये असल में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी है। अच्छा। असल बात यह है कि जजों का वेतन भारत की संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज्ड होता है। इसका मतलब है कि संसद इस पर बहस तो कर सकती है, लेकिन इसे कम करने के लिए वोट नहीं कर सकती। ये एक तरह की वित्तीय सुरक्षा है, ताकि कोई भी सरकार किसी फैसले से नाराज होकर जजों का वेतन काटने की धमकी ना दे सके। अरे वाह, मतलब ये एक फायरवॉल की तरह काम करता है। ये तो सच में एक बहुत महत्वपूर्ण इंसाइट है। अब अगले दो अनुच्छेद हैं 126 और 127, जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश और एडॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़े हैं। ये तो मतलब प्रक्रियात्मक लगते हैं। हाँ, ये ऑपरेशनल अनुच्छेद है। एडहॉक यानी तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति तब की जाती है जब सुप्रीम कोर्ट में किसी केस को सुनने के लिए जजों का कोरम पूरा नहीं हो रहा हो। ये बस ये सुनिश्चित करता है कि न्याय का काम रुके नहीं। चलिए अब एक असली पावर हाउस अनुच्छेद पर आते हैं। अनुच्छेद 129। हाँ, अनुच्छेद 129 जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है, इसका आम भाषा में क्या मतलब है? इसे एक मिसाल से समझते हैं। मान लीजिए भी सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक केस में कोई फैसला दिया, तो वो फैसला सिर्फ उस केस के लिए नहीं है, वो पूरे देश के लिए एक नज़ीर या प्रेसिडेंट बन जाता है। मतलब देश की बाकी सभी अदालतें, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, भविष्य में वैसे ही मामलों में उसी फैसले को मानने के लिए बाध्य हैं। वो उस फैसले को एक नियम की किताब की तरह इस्तेमाल करते हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने का यही सबसे बड़ा मतलब है। यानी सुप्रीम कोर्ट सिर्फ केस नहीं सुलझाता, वो कानून को स्थापित भी करता है। और इसी अनुच्छेद से कोर्ट को अपनी अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए सजा देने की शक्ति भी मिलती है ना? बिल्कुल। अगर कोई कोर्ट के फैसले की जानबूझकर अवहेलना करता है तो कोर्ट उसे सजा दे सकता है। यह शक्ति कोर्ट की गरिमा और उसके फैसलों का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। इसके बाद कुछ और प्रमुख अनुच्छेद हैं, जैसे अनुच्छेद 130 जो सुप्रीम कोर्ट के स्थान, जो आमतौर पर दिल्ली है, उसकी बात करता है, और अनुच्छेद 131 जो इसकी प्रारंभिक या मूल अधिकारिता के बारे में है। ये मूल अधिकारिता क्या है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन या मूल अधिकारिता का मतलब है कि कुछ खास तरह के मामले ऐसे होते हैं जिनकी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही शुरू हो सकती है, किसी निचली अदालत में नहीं। जैसे केंद्र सरकार और एक या एक से ज्यादा राज्यों के बीच कोई विवाद हो, या फिर दो या दो से ज्यादा राज्यों के बीच आपस में कोई टकराव हो। ये मामले इतने बड़े और संवेदनशील होते हैं कि उन्हें सुलझाने का अधिकार सिर्फ देश की सर्वोच्च अदालत को ही दिया गया है। समझ गया। अब आते हैं संविधान के एक और बेहद शक्तिशाली प्रावधान पर। अनुच्छेद 137 न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति। ये तो लोकतंत्र का सेफ्टी वाल्व है। सेफ्टी वाल्व? हाँ, जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश की समीक्षा कर सकता है, और अगर कोर्ट को लगता है कि वो कानून या आदेश संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन कर रहा है, तो वो उसे असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर सकता है। ये शक्ति सुनिश्चित करती है कि विधायिका और कार्यपालिका अपनी सीमाओं में रहें। और अनुच्छेद 139 भी रिट निकालने की शक्ति से ही जुड़ा है। हाँ, लेकिन इसमें एक न्यूआंस है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकारों के हनन पर रिट जारी कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद 139 संसद को ये शक्ति देता है कि वो कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी रिट जारी करने का अधिकार दे सके। अच्छा, और आखिर में सुप्रीम कोर्ट से जुड़े दो और अनुच्छेद जो हमेशा याद रखने चाहिए। एक तो है अनुच्छेद 141 जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का कानून देश की सभी अदालतों पर बाध्यकारी है, और दूसरा अनुच्छेद 143 जिसके तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। इस पर अक्सर सवाल बनता है कि क्या ये सलाह राष्ट्रपति के लिए मानना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति सलाह मांग तो सकते हैं, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए वो बाध्य नहीं है, और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट भी सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। हालांकि आमतौर पर वो सलाह देता है, ये एक सलाहकारी अधिकारिता है, बाध्यकारी नहीं।
तो ये थी सुप्रीम कोर्ट की कहानी, जो सिर्फ एक अदालत नहीं बल्कि संविधान की संरक्षक है। अब उस संस्था की ओर बढ़ते हैं जो देश के खजाने की संरक्षक है। मेरा मतलब है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को पब्लिक पर्स का वॉचडॉग भी कहा जाता है। इनका काम ये देखना है कि सरकार ने जो पैसा संसद से मंजूर करवाया वो सही तरीके से सही जगह पर खर्च हुआ भी या नहीं। इससे जुड़े 3 प्रमुख अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 148 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के पद की बात की गई है और अनुच्छेद 149 उनकी शक्तियों और कर्तव्यों को बताता है। इनकी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? इनकी सबसे बड़ी शक्ति है इनका दायरा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि सभी राज्य सरकारों और सरकारी कंपनियों के खातों की भी जांच करता है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस काम को बिना किसी डर या दबाव के करने के लिए उन्हें कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है। उन्हें हटाना उतना ही मुश्किल है जितना सुप्रीम कोर्ट की जज को हटाना। तो ये अपनी रिपोर्ट किसे देते हैं? अनुच्छेद 151 इसी बारे में है ना जी। अनुच्छेद 151 के अनुसार कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल केंद्र सरकार से जुड़ी अपने ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राष्ट्रपति उसे संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाते हैं। इसी तरह राज्यों से जुड़ी रिपोर्ट उस राज्य के राज्यपाल को दी जाती है जो उसे राज्य विधानमंडल में रखवाते हैं। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। हम अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट से कोई घोटाला सामने आया और संसद में हंगामा हो गया। तो क्या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल किसी को सजा दे सकता है? नहीं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का काम सजा देना नहीं है। वो एक ऑडिटर है, प्रोसिक्यूटर नहीं। लेकिन उनकी रिपोर्ट बहुत शक्तिशाली होती है। जब वो रिपोर्ट संसद की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी लोक लेखा समिति के पास जाती है तो वो सरकारी अधिकारियों से सवाल जवाब करती है, मीडिया में बहस होती है और सरकार पर राजनीतिक दबाव बनता है। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की असली ताकत उनकी रिपोर्ट की प्रामाणिकता और उसके द्वारा पैदा की जाने वाली जवाबदेही में है। बहुत बढ़िया। तो केंद्र की इन 2 बड़ी संस्थाओं के बाद अब हम संविधान के भाग 6 में प्रवेश करते हैं जो राज्यों से संबंधित है। यह अनुच्छेद 152 से 237 तक फैला है। अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा दी गई है और अब आता है वो हिस्सा जहां एक शानदार ट्रिक हमारा काम आसान कर देगी। ये राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेदों के लिए है, 153 से 159 तक। ये ट्रिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों के बीच बहुत लोकप्रिय है। ट्रिक है रकानिका यस। मैं इसे बहुत धीरे और स्पष्ट रूप से बोलता हूं, रा का नी का य स। चलिए अब इस कोड को डिकोड करते हैं। अनुच्छेद 153 में रा से है राज्यपाल का पद। अनुच्छेद 154 में का से है कार्यपालिका शक्ति। इसका मतलब है कि राज्य की सारी एग्जीक्यूटिव पावर राज्यपाल में निहित होगी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक लेकिन है। राज्यपाल राज्य का नाममात्र यानी नॉमिनल हेड होता है। वास्तविक शक्तियां तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद के पास होती हैं, ठीक वैसे ही जैसे केंद्र में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच होता है। 56 में अगले का से है कार्यकाल, जो टेक्निकली राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होता है। फिर अनुच्छेद 157 में य से है योग्यता और अनुच्छेद 158 में स से है सेवा की शर्तें। ये ट्रिक तो बिल्कुल सटीक बैठती है। और इस क्रम के ठीक बाद आता है अनुच्छेद 159 जो शपथ या ओथ से संबंधित है। राज्यपाल को शपथ उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो रकानी का यस और उसके ठीक बाद शपथ, ये पूरा क्रम याद रखने में बहुत मदद करता है। बिल्कुल। अब राज्यपाल से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है। ये राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से कैसे अलग है? मुख्य अंतर यह है कि राज्यपाल मृत्यु दंड यानी डेथ सेंटेंस को पूरी तरह माफ नहीं कर सकता। वो उसे सस्पेंड या कम्यूट कर सकता है लेकिन पार्डन नहीं कर सकता। ये शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। अच्छा, अब राज्य की कार्यपालिका में आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 163 में मंत्री परिषद है जिसके प्रमुख चीफ मिनिस्टर होते हैं। अनुच्छेद 164 कहता है कि चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। और फिर है अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ठीक उसी तरह जैसे अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार का होता है। इनका काम राज्य सरकार को कानूनी सलाह देना और कोर्ट में उनका पक्ष रखना है।
चलिए, अब राज्य की विधायिका की बात करते हैं। अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का प्रावधान है। फिर आता है अनुच्छेद 169, जो विधान परिषद के सृजन या समाप्ति से संबंधित है। ये प्रक्रिया काफी दिलचस्प है। हाँ, ये बहुत यूनिक है। किसी राज्य में विधान परिषद बनानी है या खत्म करनी है, इसका प्रस्ताव पहले उस राज्य की विधानसभा को विशेष बहुमत से पारित करना होता है। फिर वो प्रस्ताव संसद के पास जाता है और अगर संसद उसे साधारण बहुमत से पास कर दे, तब जाकर विधान परिषद बनती या खत्म होती है। तो अंतिम शक्ति संसद के हाथ में है। इसके बाद अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना और 171 विधान परिषद की संरचना के बारे में है। और आगे बढ़ें तो अनुच्छेद 178 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करता है और 182 विधान परिषद के सभापति और उपसभापति की। और राज्य स्तर पर 2 और अनुच्छेद जो सीधे राष्ट्रपति और संसद वाले अनुच्छेदों से जुड़े हैं। एक है अनुच्छेद 202 राज्य का वार्षिक बजट और दूसरा है अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति। यहां भी एक पैटर्न है। राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति अनुच्छेद 123 में है और राज्यपाल की 213 में। देखिए, 1, 2, 3 से बनता है 2, 1, 3। अंकों का वही खेल। ये छोटी छोटी ट्रिक्स कॉन्सेप्ट्स को जोड़ने में बहुत मदद करती हैं। ये तो कमाल का कनेक्शन है। और अब आते हैं राज्य की न्यायपालिका पर। सबसे पहले अनुच्छेद 214 जो कहता है कि राज्यों के लिए हाई कोर्ट का गठन होगा। याद है हमारी पहली ट्रिक 124 से 214। जी बिल्कुल। फिर आता है अनुच्छेद 226 जिसके तहत हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है। और अंत में अनुच्छेद 233 जो जिला कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की स्थापना से संबंधित है। यहाँ एक बात अक्सर पूछी जाती है कि सुप्रीम कोर्ट यानी अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 इनकी रिट शक्तियों में क्या फर्क है? तो बात यह है कि मौलिक अधिकारों के मामले में दोनों रिट जारी कर सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट का रिट क्षेत्राधिकार कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट से भी व्यापक है। वो मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य कानूनी अधिकारों अदर लीगल राइट्स के हनन पर भी रिट जारी कर सकता है। तो शुरू करते हैं भाग 7 से, जो एक तरह की ऐतिहासिक पहेली है। यह अब संविधान का हिस्सा ही नहीं है। सही कहा। भाग 7 जिसमें सिर्फ एक अनुच्छेद था 238, उसे 1956 में 7वें संविधान संशोधन के जरिए हटा दिया गया। देखिए, आज़ादी के बाद भारत में राज्यों की अलग अलग श्रेणियां थीं। लिस्ट ए में वो राज्य थे जो सीधे ब्रिटिश गवर्नर के अधीन थे, फिर रियासतें थीं और इसी तरह के दूसरे वर्गीकरण थे। अच्छा। तो 1956 के राज्य पुनर्गठन कानून ने इन सब को खत्म करके एक जैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। इसलिए इस पुराने वर्गीकरण वाले भाग 7 की जरूरत ही नहीं रही। मतलब ये संविधान का एक ऐसा पन्ना है जिसे समय के साथ बदल दिया गया। इसके ठीक बाद आता है भाग 8 जो यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा है। हाँ, इसके अनुच्छेद 239 से 242 तक है। ये अनुच्छेद इन प्रदेशों के प्रशासन की पूरी रूपरेखा तैयार करते हैं कि उनका शासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के जरिए कैसे चलेगा और संसद उनके लिए कानून कैसे बना सकती है। ए और 9B इन्हें स्थानीय स्वशासन की नींव कहा जाता है। ये सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं था, ये सत्ता के विकेंद्रीकरण का एक बहुत बड़ा प्रयोग था। सोचिए, इससे पहले दिल्ली या राज्यों की राजधानियों में बैठे लोग गांव की सड़क या नाली के लिए फैसले लेते थे। जी। इन संशोधनों ने फैसला लेने की ताकत सीधे गांव और शहर के लोगों के हाथ में दे दी। तो सबसे पहले भाग 9 की बात करते हैं जो पंचायतों से जुड़ा है। जी, भाग 9 को 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 243A से लेकर 243O तक शामिल हैं। ये ग्रामीण भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करता है, यानी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। इसने न केवल स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया, बल्कि महिलाओं और SC/ST समुदायों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करके सामाजिक न्याय की दिशा में भी एक बड़ा कदम उठाया। और फिर शहरों के लिए भी इसी तर्ज पर एक व्यवस्था बनाई गई। लेकिन क्या शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों की शक्तियां और समस्याएं एक जैसी हैं या संविधान उन्हें अलग अलग तरह से देखता है? बहुत अच्छा सवाल है। संविधान दोनों की जरूरतें अलग अलग समझता है। इसीलिए उसी साल 74वें संशोधन 1993 द्वारा भाग 9A जोड़ा गया जो नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 243P से लेकर 243ZG तक हैं।
अच्छा। शहरों की समस्याएं अलग होती हैं, जैसे शहरी नियोजन, पानी की सप्लाई, कूड़ा प्रबंधन। ये संशोधन इन समस्याओं से निपटने के लिए नगर निगम, नगर पालिका परिषदों जैसे निकायों को शक्तियां और जिम्मेदारियां देता है। तो मतलब ढांचा एक जैसा है लेकिन काम का स्वरूप अलग है। बिल्कुल। और इसी कड़ी में सबसे नया है भाग 9B, जो सहकारिता यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। हाँ, इसे 97वें संशोधन 2011 में जोड़ा गया। इसका उद्देश्य देश भर में सहकारी समितियों को मजबूत करना था। ये समितियां अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, खासकर कृषि और बैंकिंग क्षेत्र में। यह संशोधन उनके लोकतांत्रिक, स्वायत्त और पेशेवर कामकाज को बढ़ावा देने के लिए नियम तय करता है। तो हमने देखा कि सत्ता कैसे सबसे निचले स्तर तक पहुंचती है, लेकिन संविधान कुछ क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान भी करता है, जैसा कि भाग 10 में है। बिल्कुल। भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। इसका मुख्य अनुच्छेद है 244। इसी अनुच्छेद से शक्ति लेकर SC/ST एक्ट 1989 जैसे कानून बने, ताकि इन समुदायों को अत्याचार से बचाया जा सके। इसी में एक और विशेष अनुच्छेद है 244 का, जो विशेष रूप से असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों के लिए एक स्वायत्त राज्य के निर्माण का रास्ता बनाता है। तो क्या ये कहना सही होगा कि संविधान निर्माता इस बात को लेकर बहुत सजग थे कि एक साइज सब पर फिट नहीं होगा, और इसीलिए उन्होंने कुछ क्षेत्रों की विशेष संस्कृति और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ऐसे विशेष प्रावधान रखे? आपने बिल्कुल सही समझा। यही भारतीय संविधान की खूबसूरती है। ये विविधता को पहचानता है और उसका सम्मान करता है। तो हमने देखा कि शक्ति नीचे तक कैसे जाती है। अब उस क्लासिक रस्साकशी पर आते हैं जो हमेशा चलती रहती है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का संतुलन। ये भारतीय संघवाद का मूल है। ये हमें भाग 11 में मिलता है, जो अनुच्छेद 245 से 263 तक फैला है। यह हिस्सा केंद्र और राज्यों के बीच विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों का पूरा खाका खींचता है। यह तय करता है कि कौन किस विषय पर कानून बना सकता है। इसी में अनुच्छेद 249 बहुत दिलचस्प है, जहां केंद्र राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है। ये तो संघीय ढांचे के मूल सिद्धांत के थोड़ा खिलाफ नहीं लगता? हाँ, पहली नजर में ऐसा लग सकता है, लेकिन संविधान ने इसके लिए एक बहुत मजबूत शर्त रखी है। ऐसा तभी हो सकता है जब राज्यसभा, जो कि राज्यों का सदन है, अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ये संकल्प पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में जरूरी है। अच्छा, तो ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। बिल्कुल, ताकि केंद्र मनमाने ढंग से राज्यों के अधिकार क्षेत्र में दखल न दे। और ये कानून हमेशा के लिए नहीं होता, एक बार में सिर्फ 1 साल के लिए लागू होता है। हाँ, शर्त तो है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि राष्ट्रीय हित एक बहुत व्यापक शब्द है जिसका केंद्र दुरुपयोग कर सकता है। क्या इस पर कभी विवाद हुआ है? विवाद तो हुए हैं, और ये बहस का एक स्थायी विषय है। लेकिन संवैधानिक व्यवस्था यही है कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली राज्यसभा ही इसकी अनुमति देगी। इसके अलावा भी कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जहां केंद्र को यह शक्ति मिलती है। तो मतलब केंद्र के पास कुछ मास्टर कीज है जो उसे राज्य सूची के दरवाजे खोलने की इजाजत देती हैं। वाह, क्या बढ़िया तरीका है इसे समझाने का। बिल्कुल, ये मास्टर कीज हैं। पहली, अनुच्छेद 250, जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति देता है। ओके। दूसरी, अनुच्छेद 252, जब 2 या 2 से अधिक राज्य खुद संसद से ऐसा करने का अनुरोध करें। और तीसरी, अनुच्छेद 253, किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को लागू करने के लिए। और इस तीसरे मामले में तो राज्यों की अनुमति की भी जरूरत नहीं होती। जी नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं होती। ये तो शक्तियों के बंटवारे की बात हुई, लेकिन जब राज्यों के बीच ही विवाद हो जाए, जैसे नदी जल को लेकर, जो कि एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, तो संविधान क्या रास्ता दिखाता है? संविधान ने इसके लिए भी शांतिपूर्ण समाधान का तंत्र बनाया है। अनुच्छेद 262 संसद को अंतर नदीय जल विवादों के निपटारे के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है, और इसी के तहत समय समय पर विभिन्न नदी जल विवाद न्यायाधिकरणों का गठन होता है। और इसके अलावा अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान करता है। ये एक मंच है जहां राज्य और केंद्र मिलकर आपसी विवादों को सुलझा सकते हैं और बेहतर समन्वय बना सकते हैं। तो ये तो हुई पैसे और कानून की बात, लेकिन इन कानूनों को लागू करने और प्रशासन को चलाने के लिए संसाधन भी तो चाहिए। सारा खेल तो आखिर में वित्त पर ही आकर टिकता है। बिल्कुल सही। इसका जवाब हमें भाग 12 में मिलता है, जो वित्त, संपत्ति और अनुबंधों से संबंधित है। इसके अनुच्छेद 264 से 300A तक हैं।
ये केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों की रीढ़ है। इसमें सबसे जरूरी बातें क्या हैं? सबसे पहले अनुच्छेद 265, जो लोकतंत्र का एक मूल सिद्धांत स्थापित करता है। इसका सीधा सा मतलब है, सरकार अपनी मर्जी से जनता पर कोई भी टैक्स नहीं लगा सकती। पहले कानून पास करवाना होगा। हाँ, पहले उसे संसद से बाकायदा कानून पास करवाना होगा। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन वाला सिद्धांत यहीं से आता है। और ये सारा पैसा जो टैक्स से आता है, वो जाता कहाँ है? वो जाता है भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड में, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 266 में है। इसे आप सरकार के मेन सैलरी अकाउंट की तरह समझ सकते हैं, जिसमें सारा पैसा आता है और जिससे संसद की अनुमति से ही सारे खर्चे होते हैं। और अगर अचानक कोई आपदा आ जाए और संसद का सत्र न चल रहा हो, तब क्या होगा? उसके लिए संविधान ने एक इमरजेंसी फंड बनाया है, आकस्मिक निधि यानी कंटिंजेंसी फंड, जिसका वर्णन अनुच्छेद 267 में है। इसे सरकार का इमरजेंसी क्रेडिट कार्ड या एक गुल्लक समझ सकते हैं, जो राष्ट्रपति के पास रखी होती है ताकि अचानक आई मुसीबत के लिए संसद की मंजूरी का इंतजार न करना पड़े। और बाद में स्वीकृति ली जाती है? हाँ, बाद में संसद से इसकी स्वीकृति ले ली जाती है। वित्त आयोग के बारे में भी बहुत सवाल पूछे जाते हैं। इसकी भूमिका क्या है? अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति हर 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन करते हैं। वित्त आयोग की भूमिका एक निष्पक्ष रेफरी की तरह है, जो ये तय करता है कि टैक्स रूपी केक का कितना बड़ा हिस्सा केंद्र को मिलेगा और कितना राज्यों को। ये सिर्फ बंटवारे की सिफारिश नहीं करता, बल्कि ये भी बताता है कि राज्यों को सहायता कैसे दी जाए। इसकी सिफारिशें भारत के राजकोषीय संघवाद की नींव हैं। और संपत्ति का अधिकार, जो कभी मौलिक अधिकार था, उसका क्या हुआ? उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर भाग 12 में ही अनुच्छेद 300 क के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अच्छा, तो अब ये एक कानूनी अधिकार है। जी। इसका मतलब ये है कि सरकार कानून की प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं कर सकती। लेकिन अब ये मौलिक अधिकार नहीं है जिसके उल्लंघन पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकें। तो हमने कानून, प्रशासन और वित्त की बात कर ली, लेकिन इन सबको चलाने के लिए जो लोग चाहिए, यानी हमारी नौकरशाही, जिसे भारत का स्टील फ्रेम भी कहते हैं, उनके बारे में संविधान क्या कहता है? उसके लिए हमें भाग 14 पर आना होगा, जो संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है। हर सिविल सेवा एस्पिरेंट के लिए ये बहुत जरूरी है। इसमें अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं यानी ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS, IPS और IFS की बात करता है। और इसमें एक दिलचस्प बात है ना? हाँ, दिलचस्प बात यह है कि कोई नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का अधिकार भी केवल राज्यसभा के पास है, ताकि राज्यों की सहमति सुनिश्चित हो सके। और इन अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता कैसे सुनिश्चित की जाती है? उसके लिए है अनुच्छेद 315। ये संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और हर राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग के गठन की बात करता है। यही संस्थाएं सरकार के दबाव से मुक्त रहकर योग्यता के आधार पर भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करती हैं। इसी भाग में एक और हिस्सा बाद में जोड़ा गया, भाग 14 क, जो प्रशासनिक न्यायाधिकरणों यानी ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की बात करता है, ताकि सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधी विवादों का तेजी से निपटारा हो सके। और अंत में वो तंत्र जो इस पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को शक्ति देता है, जो सरकारें बनाता और बदलता है, यानी निर्वाचन। हाँ, लोकतंत्र का महापर्व। इसका जिक्र है भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक। ये भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की पूरी व्यवस्था की गारंटी देता है। इसमें 2 अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बिल्कुल, इसमें 2 अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? पहला है अनुच्छेद 324। ये संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के संचालन, निर्देशन और नियंत्रण के लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान करता है। यही आयोग है जो ये सुनिश्चित करता है कि चुनाव निष्पक्ष हों। इसे असीम शक्तियां दी गई हैं। और दूसरा अनुच्छेद जो सीधे हम नागरिकों से जुड़ा है, वो है अनुच्छेद 326, जो वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्थापित करता है। ये कहता है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। कोई भी नागरिक जो 18 वर्ष से अधिक आयु का है और कानून द्वारा अयोग्य नहीं है, उसे धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव किए बिना मतदान का अधिकार होगा। एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य। जी, यही एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य का महान सिद्धांत है जो हर नागरिक को बराबर बनाता है।
तो आज हमने भाग 7 से लेकर भाग 15 तक का एक लंबा सफर तय किया। हमने देखा कि कैसे संविधान ने भाग 16 जो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों की बात करता है, तो भाग 16 का जिक्र आते ही सबसे पहले आरक्षण शब्द दिमाग में आता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था की? उन्होंने इसकी नींव बहुत मजबूती से रखी है। अनुच्छेद 330 सीधे लोकसभा में सीटों के आरक्षण की बात करता है। इसके तहत अनुसूचित जातियों यानी एससी के लिए 84 और अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। और ये आंकड़े जनसंख्या के अनुपात पर आधारित हैं, है ना? बिल्कुल, और समय समय पर बदलते भी हैं। इसी तरह अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में एससी और एसटी समुदायों के लिए सीटें आरक्षित करता है। और एक एंग्लो इंडियन समुदाय का भी तो प्रावधान था, जिसे लेकर हाल ही में काफी चर्चा हुई थी। हाँ था। ये एक बेहतरीन सवाल है कि ये था ही क्यों? हाँ, मतलब आजादी के वक्त इस समुदाय के लिए ये खास प्रावधान रखे ही क्यों गए थे? देखिए, आजादी के समय एंग्लो इंडियन समुदाय बहुत छोटा था और चुनाव जीतकर सदन में आना उनके लिए लगभग नामुमकिन था। तो संविधान निर्माताओं को लगा कि उनकी आवाज संसद और विधानसभाओं में सुनी जानी चाहिए। तो उन्होंने मनोनयन का रास्ता चुना। जी, अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य और अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल विधानसभा में 1 सदस्य मनोनीत कर सकते थे। तो फिर इतने सालों बाद इन्हें हटाने के पीछे क्या सोच थी? क्या ये अप्रासंगिक हो गए थे? कह सकते हैं। सरकार का तर्क था कि अब इस समुदाय की आबादी काफी कम हो गई है, तो 104वें संविधान संशोधन 2020 के जरिए इस प्रावधान को आगे नहीं बढ़ाया गया। अच्छा, तो ये 104वां संशोधन था। हाँ, और इसी संशोधन ने एक और महत्वपूर्ण काम किया। अनुच्छेद 334 के तहत एससी एसटी के लिए जो आरक्षण है वो हर 10 साल में समाप्त हो जाता है, जिससे संसद को आगे बढ़ाना पड़ता है। हाँ, तो 104वें संशोधन ने इस आरक्षण को 2020 से बढ़ाकर 2030 तक कर दिया, लेकिन एंग्लो इंडियन वाले मनोनयन को आगे नहीं बढ़ाया, तो वो प्रभावी रूप से समाप्त हो गया। ठीक है, तो सीटों में आरक्षण तो दे दिया, लेकिन अगर किसी के साथ भेदभाव हो रहा हो या उनके अधिकारों का हनन हो रहा हो, तो वो शिकायत लेकर कहाँ जाए? क्या इसके लिए भी कोई सिस्टम बनाया गया? बिल्कुल, और यहीं पर संविधान की खूबसूरती दिखती है। उसने सिर्फ अधिकार नहीं दिए, बल्कि उन अधिकारों की रक्षा के लिए संस्थाएं भी बनाई। अच्छा, यहाँ एक पैटर्न देखिए। अनुच्छेद 338 के तहत पहले अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक ही राष्ट्रीय आयोग हुआ करता था। एक ही? हाँ, एक ही। लेकिन बाद में ये महसूस किया गया कि दोनों समुदायों के मुद्दे और जरूरतें अलग-अलग हैं, तो इसमें बदलाव किया गया। तो इन्हें अलग-अलग कर दिया गया? जी हाँ, संविधान में संशोधन करके इसे बांटा गया। आज की स्थिति यह है कि अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मतलब एससी कमीशन की बात करता है। ठीक है। फिर अनुच्छेद 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी एसटी कमीशन का प्रावधान करता है। और ओबीसी के लिए भी है ना? हाँ, फिर 2018 में एक और संशोधन के जरिए अनुच्छेद 338 ख जोड़कर राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग मतलब अदर बैकवर्ड क्लास कमीशन को भी संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। एक मिनट, यहाँ एक और पिछड़ा वर्ग आयोग का भी तो जिक्र आता है। अनुच्छेद 340 में इन दोनों में क्या फर्क है? ये एक बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है और यहाँ से सवाल बनते हैं। अनुच्छेद 338 ख वाला ओबीसी आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय। जबकि अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की दशा की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त करने की शक्ति देता है, जैसे काका कालेलकर या मंडल आयोग बने थे। ये आयोग वैधानिक निकाय होते हैं। संवैधानिक और वैधानिक, आमतौर पर लोग इन शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। इसका असल मतलब क्या है? और ये फर्क बहुत बड़ा है। संवैधानिक का मतलब है कि उस संस्था की नींव खुद संविधान में है। उसे हटाना या उसकी शक्तियों को कम करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। अच्छा। जबकि वैधानिक का मतलब है कि उसे संसद ने एक साधारण कानून बनाकर बनाया है, जिसे बदलना या खत्म करना तुलनात्मक रूप से बहुत आसान होता है। समझ गए। और इनकी सिफारिशें भी बाध्यकारी नहीं होती? बिल्कुल। अनुच्छेद 340 के तहत बने आयोग की सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती, वो सिर्फ सलाहकारी होती हैं। ठीक है। तो भाग 16 का अंत कैसे होता है? किसी जाति को एससी या एसटी की सूची में डालने या निकालने का अंतिम अधिकार किसके पास है? ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 341
राष्ट्रपति को किसी भी जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने की शक्ति देता है और अनुच्छेद 342 यही शक्ति अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में देता है। तो समाज के कुछ वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व और संस्थागत सुरक्षा देने के बाद संविधान निर्माताओं के सामने अगली बड़ी चुनौती क्या थी? अगली चुनौती थी संवाद की। इतने बड़े विविध देश में जहां हजारों बोलियों और भाषाएं हैं, वहां सरकार काम किस भाषा में करेगी? देश को जोड़ने वाली भाषा कौन सी होगी? हाँ, ये तो बहुत बड़ा सवाल रहा होगा। और यहीं से शुरू होता है भाग 17, यानी राजभाषा पर चली लंबी और भावनात्मक बहस का नतीजा। और इस बहस का नतीजा क्या निकला? हिंदी को लेकर अक्सर ये भ्रम रहता है कि यह हमारी राष्ट्रभाषा है। संविधान इस पर क्या कहता है? संविधान इस पर बिल्कुल स्पष्ट है। अनुच्छेद 343 कहता है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं। यही ध्यान देने वाला शब्द है। राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज, राष्ट्रभाषा यानी नेशनल लैंग्वेज नहीं। हमारे देश की कोई एक राष्ट्रभाषा नहीं है। अच्छा। हिंदी को राजभाषा का दर्जा संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को दिया था। इसीलिए हम हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। और एक विश्व हिंदी दिवस भी तो होता है जिसको लेकर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सही पकड़ा। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका संबंध पहले विश्व हिंदी सम्मेलन से है, जो 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। बिल्कुल। तो क्या संविधान ने सिर्फ केंद्र की भाषा तय की या राज्यों के लिए भी कोई व्यवस्था है? और उन लोगों का क्या जिनकी भाषा हिंदी नहीं है? संविधान ने इस विविधता का पूरा सम्मान किया। अनुच्छेद 345 राज्यों को अपनी एक या एक से अधिक राजभाषा चुनने का अधिकार देता है। इसीलिए आप देखती हैं कि पंजाब में पंजाबी, तमिलनाडु में तमिल और पश्चिम बंगाल में बंगाली आधिकारिक कामकाज की भाषा है। इससे भी आगे जाकर अनुच्छेद 350 का एक बहुत ही प्रगतिशील बात कहता है। ये कहता है कि भाषाई अल्पसंख्यकों को प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उनकी अपनी मातृभाषा में देने का पूरा प्रयास किया जाना चाहिए। ये तो सच में बहुत गहरी सोच है। और हिंदी के विकास के लिए भी कोई निर्देश है? हाँ, अनुच्छेद 351 केंद्र सरकार को ये जिम्मेदारी देता है कि वो हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए काम करे। साथ ही अनुच्छेद 344 में एक राजभाषा आयोग के गठन का भी प्रावधान है। तो सामाजिक और भाषाई चुनौतियों से निपटने के बाद अब हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर आते हैं। तब क्या हो जब देश पर ही कोई संकट आ जाए, युद्ध, विद्रोह या कोई आर्थिक तबाही? बिल्कुल। अब हम बात कर रहे हैं भाग 18 की, यानी आपातकालीन प्रावधानों की। ये वो सेफ्टी वॉल्व है जो संविधान निर्माताओं ने देश को असाधारण परिस्थितियों से बचाने के लिए बनाया था। और इसकी प्रेरणा जर्मनी के संविधान से ली गई है ना? जी हाँ, जर्मनी के वाइमर संविधान से। इसमें 3 तरह के आपातकाल की चर्चा है। कौन कौन से हैं ये 3? पहला और सबसे गंभीर है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। ये तब लगता है जब युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से देश की सुरक्षा को खतरा हो। ये अब तक 3 बार लगा है। हाँ, अब तक देश में 3 बार लगाया गया है। 1962 में चीन युद्ध के समय, 1971 में पाकिस्तान युद्ध के समय और 1975 में। 1975 वाला आपातकाल तो आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था, जो काफी विवादास्पद था। एकदम सही। और उसी विवाद के कारण बाद में 44वें संविधान संशोधन के जरिए आंतरिक अशांति जैसे अस्पष्ट शब्द को हटाकर उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिबेलियन शब्द डाल दिया गया, ताकि इसका दुरुपयोग ना हो सके। बिल्कुल। और दूसरा आपातकाल? दूसरा है अनुच्छेद 356, जिसे हम आम भाषा में राष्ट्रपति शासन कहते हैं। ये तब लगाया जाता है जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। इसे राजकीय आपात भी कहते हैं। लेकिन राष्ट्रपति शासन का तो बहुत ज्यादा राजनीतिक दुरुपयोग होने के भी आरोप लगते रहे हैं। हाँ, लगते रहे हैं, जबकि संविधान निर्माताओं ने इसे एक डेड लेटर यानी मृत पत्र की तरह देखा था, जिसका इस्तेमाल शायद ही कभी हो। लेकिन हकीकत में इसका बहुत इस्तेमाल हुआ है। और इसके दुरुपयोग की क्षमता को एक और अनुच्छेद बढ़ा देता है, जो भाग 19 में छिपा है। भाग 19? वो तो प्रकीर्ण यानी मिसलेनियस विषयों पर है। उसका आपातकाल से क्या लेना देना? यही तो संविधान की परतों को खोलने का मजा है। भाग 19 का अनुच्छेद 365 कहता है कि अगर कोई राज्य केंद्र सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने में असफल रहता है, तो राष्ट्रपति यह मान सकते हैं कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। 1 मिनट, लेकिन ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि केंद्र सरकार किसी भी राज्य में अपनी मर्जी से राष्ट्रपति शासन लगा सकती है? आपकी आशंका बिल्कुल जायज है।
यह अनुच्छेद 356 को लागू करने का एक और आधार दे देता है और केंद्र को राज्यों के ऊपर एक जबरदस्त शक्ति प्रदान करता है। और तीसरा आपातकाल? तीसरा है अनुच्छेद 360 यानी वित्तीय आपातकाल। यह तब लगाया जा सकता है जब देश की वित्तीय स्थिरता को खतरा हो। सौभाग्य से भारत में आज तक इसे लगाने की नौबत नहीं आई है। तो हमने देखा कि संविधान संकट से कैसे निपटता है, लेकिन समय के साथ समाज बदलता है, जरूरतें बदलती हैं। क्या संविधान में खुद को बदलने की कोई व्यवस्था है? और यही चीज हमारे संविधान को एक जीवंत दस्तावेज बनाती है। इसका जवाब है भाग 20 का इकलौता और शायद सबसे शक्तिशाली अनुच्छेदों में से एक, अनुच्छेद 368। अच्छा। यही अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया और शक्ति दोनों देता है। पर क्या ये शक्ति असीमित है? क्या संसद पूरे संविधान को बदल सकती है? नहीं, यहीं पर न्यायपालिका की भूमिका आती है। प्रसिद्ध केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया, जिसका मतलब है कि संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। बिल्कुल, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, शक्तियों का बंटवारा, इन सबको नहीं बदला जा सकता। चलिए, अब हम भाग 21 पर आते हैं, जिसमें कुछ अस्थायी और विशेष प्रावधान है। इसमें अनुच्छेद 371 है, जिसकी सूची याद करना हमेशा से एक चुनौती रही है। हाँ, रही है। लेकिन ये विशेष प्रावधान कुछ राज्यों को दिए ही क्यों गए हैं? ये सूची सिर्फ याद करने के लिए नहीं है, ये भारत की विविधता की कहानी बताती है। हर राज्य की अपनी खास ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या भौगोलिक वजह थी। जैसे अनुच्छेद 371A नागालैंड के लिए है, ये उनके पारंपरिक कानूनों और भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए था। अच्छा, तो हर अक्षर के पीछे एक पूरी कहानी है। बिल्कुल। तो इस सूची को याद रखने का कोई आसान तरीका है? आसान तो नहीं, पर एक क्रम है जिसे दोहराना पड़ता है। इसे ऐसे देख सकते हैं। बताइए। बिना किसी अक्षर के अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात के विकास बोर्डों की बात करता है। ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात। फिर अक्षर शुरू होते हैं। ए से नागालैंड, बी से असम, सी से मणिपुर। ए नागालैंड, बी असम, सी मणिपुर। हाँ, डी और ई दोनों आंध्र प्रदेश से जुड़े हैं, खासतौर पर वहां की यूनिवर्सिटी को लेकर। डी और ई आंध्र प्रदेश। एफ से सिक्किम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी से मिजोरम, एच से अरुणाचल प्रदेश, आई से गोवा और अंत में जे से कर्नाटक। वाह, ये क्रम तो याद रखना पड़ेगा। हाँ, मैंने तो इसे एक कहानी बनाकर याद किया था, पर वो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो अब हम संविधान के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। भाग 22। इस महान दस्तावेज का समापन कैसे होता है? इसका समापन भाषणों से नहीं, बल्कि कुछ अंतिम औपचारिकताओं से होता है, जो दस्तावेज को पूरा करती हैं। अनुच्छेद 393 इस दस्तावेज का संक्षिप्त नाम बताता है, भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जी। और इसके लागू होने की तारीख? वो अनुच्छेद 394 में बताई गई है, 26 जनवरी 1950। ठीक है। हालांकि ये जानना दिलचस्प है कि नागरिकता, चुनाव जैसे कुछ जरूरी अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। मजे की बात है, हमारा संविधान मूल रूप से तो सिर्फ अंग्रेजी में लिखा गया था। इसके हिंदी संस्करण का क्या हुआ? बहुत अच्छा पॉइंट है। सालों बाद 1987 में 58 संशोधन के जरिए अनुच्छेद 394 क जोड़ा गया, जो संविधान के हिंदी में प्राधिकृत पाठ यानी ऑथराइज्ड टेक्स्ट का प्रावधान करता है। मतलब अपने ही देश के संविधान का आधिकारिक हिंदी रूप आने में 37 साल लग गए। हाँ, कह सकते हैं। तो जैसे ही ये नया संविधान लागू हुआ, जो पुराने कानून थे जो ब्रिटिश काल से चले आ रहे थे, उनका क्या हुआ? उसके लिए है हमारा अंतिम अनुच्छेद 395। ये एक तरह से पुराने युग का अंत और नए युग की शुरुआत की घोषणा करता है। अच्छा। ये स्पष्ट करता है कि भारत के संविधान के लागू होते ही भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जैसे सभी पुराने अधिनियम रद्द हो गए, रिपील हो गए, और इसी के साथ भारत पूरी तरह से एक नए संप्रभु, गणतांत्रिक और संवैधानिक युग में प्रवेश कर गया। बिल्कुल। तो अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक इन सभी अनुच्छेदों के साथ हमने भारतीय संविधान की अपनी यात्रा पूरी की। ये एक शानदार सफर था, जिसमें हमने संविधान की हर बारीकी को समझने की कोशिश की। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे हमारा संविधान सिर्फ नियमों की किताब नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के सपनों, आकांक्षाओं
और चुनौतियों का प्रतिबिंब है। तो इस पूरी यात्रा के अंत में हमारे श्रोताओं के लिए आज का विचारणीय प्रश्न क्या है? आज जब हमने अनुच्छेद 368 यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया को देखा, तो ये एक गहरा प्रश्न उठाता है। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा जिससे न्यायालय ने विकसित किया है, क्या वो संसद की संशोधन की शक्ति पर एक जरूरी नियंत्रण है ताकि संविधान की आत्मा बची है, या फिर ये जनता द्वारा चुनी हुई विधायिका के अधिकार क्षेत्र में एक न्यायिक अतिक्रमण है? इस पर सोचिएगा।